हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ट्वेल्व। सो आज ये हमारी हिस्ट्री की 5वीं क्लास है। ठीक है, इससे पहले मैं 4 क्लासें आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो आपको उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहली वाली क्लास में हमने सिंधु सभ्यता को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने सेकंड क्लास में देखा था वैदिक सभ्यता को। उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और फिर हमने फोर्थ क्लास में देखा था हमारे मौर्य वंश से इंपॉर्टेंट जो भी टाइमलाइंस बन सकती थी। ठीक है, तो आज मैं आपको 5वीं क्लास कराने वाला हूँ। तो इसमें मैं गुप्त साम्राज्य और जो भी पुष्यभूति वर्धन साम्राज्य जो भी है उससे इंपॉर्टेंट जो भी टाइमलाइंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो सभी का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल पर जा सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। ठीक है, हिस्ट्री के नेम से। तो आप जाएंगे वहाँ पर आपको सभी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगी। किसी भी सेशन की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं फर्स्ट ट्वेल्व। अब चलिए चलते हैं, हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, ये 204, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लीजिए थोड़ा, 240 से 280 ईस्वी में यहाँ पर ये संस्थापक बना था इसका। उसके बाद श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। ठीक है, उसके बाद गुप्त वंश का सबसे प्रतापी सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम था जो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसका उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ भारत का नेपोलियन इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने शासकों को हराया था। ठीक है, इसने 12 शासक हराए थे दक्षिणावर्त के, और 9 शासक इसने हराए थे। ठीक है, तो उन्हीं की वजह से इसको समुद्रगुप्त की इसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है। इसको कविराज भी बोला जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। ये प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। अब यह संगीत प्रेमी था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान इसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया जाता है। ठीक है, इसने जो सिक्के चलाए थे उस पर इसने अपना ये जो चित्र बनवाया था उस पर ये वीणा वादन करते हुए दिखाया गया था। तो इसी से अनुमान लगाया जाता है कि संगीत का प्रेमी था। उसके बाद इसका दरबारी कवि कौन था? हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। लुशंड में आपको प्रयाग प्रशस्ति नहीं लिखा होगा, हो सकता है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख लिखा है। ठीक है, तो एक ही बात है, कभी कभी क्वेश्चन में प्रयाग प्रशस्ति भी आ जाता है। उसके बाद परम भागवत की उपाधि धारण की थी इसने, किसने? गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने। उसके बाद समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ये जो सन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है इनके। ठीक है, तो आप केवल याद रखिएगा इसका उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड के शासन में चीनी बौद्ध यात्री फाइयान आया था। ये प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। ठीक है, इनमें कौन से कवि थे? एक तो महाकवि कालिदास प्रमुख थे। मतलब 9 जो कवि विद्वान हैं उनको सभी को आपको याद नहीं करना है, केवल एक महाकवि कालिदास। ठीक है, उसके बाद धन्वंतरी जो आपके किसके? फलित ज्योतिष के विद्वान थे, और एक बराहमीर जो खगोल विज्ञानी थे। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त हुआ। तो कुमारगुप्त ने क्या? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था। इसके ही शासनकाल में हूणों ने आक्रमण करना चालू कर दिया था। इसके बाद इसका अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। फिर गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक क्या चलाई थी? स्वर्ण मुद्राएं। तो यहाँ पर ये हमारा गुप्त साम्राज्य। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अब आगे देख लेते हैं। अभिलेखों में इन्हें दीनार कहा जाता था। जो स्वर्ण मुद्राएं थी गुप्त शासकों ने चलाई थी, उनको अभिलेखों में, इनके अभिलेख जो थे उनमें दीनार बोला जाता था। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। ठीक है, उसके बाद गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ ललितपुर का दशावतार मंदिर है। ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में जो अजंता में 29 गुफाएं हैं, ठीक है, उनमें केवल अब 6 ही शेष रह गई हैं, जिसमें 16 और 17 की जो मतलब 16 और 17 गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन में बनी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। और गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा जो है, एक बाकी गुफा है जो मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो श्रेणी है उसमें जो पहाड़ है उनको काटकर, एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई है। अगला पॉइंट है गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत, जो संस्कृत में लिखा गया है, ये संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद ये दूसरा ग्रंथ है जिसको प्रचलित माना जाता है। उसके बाद आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, उसके बाद सूर्य सिद्धांत का इन्होंने नामक जो ग्रंथ हैं वो लिखे हैं। आर्यभट्ट पहले नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उसके बाद पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। ठीक है, और मंदिरों को बनवाने की कला का जो जन्म है वो भी गुप्त काल में हुआ है। त्रिमूर्ति की जो अवधारणा है वो भी गुप्त काल से आई है।
उसके बाद कालिदास की कृति, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। कालिदास की जो कृति है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा है, उसको प्रथम भारतीय रचना माना गया है। उसके बाद गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोला जाता है, ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे गुप्त साम्राज्य से इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम देख लेते हैं पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश को। उसके गुप्त साम्राज्य के नीचे जो भी और भी चीज़ें दी हैं तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। उसके बाद राजधानी इसने थानेश्वर बनाई। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है और जिसको प्रभावशाली शासक भी बोला जाता है। इसके 2 पुत्र थे, एक राजवर्धन और एक हर्षवर्धन, ठीक है, और एक पुत्री भी थी राजश्री, ठीक है। तो राजवर्धन की हत्या हो गई थी, राजवर्धन की हत्या करती थी इसके शशांक ने, ठीक है। उसके बाद राजवर्धन की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ गया था। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद हर्ष ने शशांक को हराया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच में ये इंपॉर्टेंट युद्ध है। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष हार गया था। उसके बाद हिंसांग, एक चीनी यात्री जो था वो हर्ष के दरबार में आया था और हिंसांग किसके लिए आया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और बौद्ध ग्रंथ जो थे उनको संग्रह करने के लिए आया था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का जो प्रधान केंद्र था। उसके बाद बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी गुप्त साम्राज्य, पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश से जो भी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस थी मैंने आपको बता दी हैं। आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया आप एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप एसएससी CGL CHSL और GD वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपका जो अपकमिंग दिल्ली पुलिस का एग्जाम है तो आपको एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लेनी है और बस उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेनी है। यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी ये। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं, आपको मैं अगले सेशन में मिलता हूँ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।